मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, हेडिंग डालो भाई, ठीक है। इसी को हम लोग बोल सकते हैं मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। कैसे? whenever any body moving such that on changing time its 2 coordinates changes then it is called motion in 2 dimension, ठीक है। लिखो जरा सा, whenever any body changing its position, whenever any body changing its position on changing time such that its 2 coordinates changes simultaneously, whenever any object changes its position on changing time such that 2 coordinate changes simultaneously, comma, motion is called motion in 2 dimension, मोशन इज कॉल्ड मोशन इन 2 डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, अब एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो सर इसके एग्जाम्पल में हम लोग एक पहला बात करते हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा होता है सर्कुलर मोशन, है ना। गाड़ी क्या? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन और कौन? सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो प्रोजेक्टाइल मोशन 2 टाइप के होंगे, एक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन और दूसरा है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ऑब्लिक दोनों का डिफरेंस अभी यहीं बता देता हूँ। दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ऑब्लिक में जानते हो क्या खास बात होती है? अब ऑब्लिक में खास बात होती है कि सर जो पार्टिकल होता है वो प्रोजेक्ट किया जाता है विद एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तब वो पैराबोलिक पाथ बनाता है, उसको हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और जब पार्टिकल किसी हाइट से किसी बिल्डिंग से फेंकी जाती है और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उस समय जो प्रोजेक्टाइल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। आ रही है समझ में? सर्कुलर मोशन भी 2 तरह के होते हैं, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। खास बात क्या होती है सर? स्पीड कांस्टेंट होती है इसमें। स्पीड कैसी होती है? कांस्टेंट। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिसमें स्पीड वेरिएबल रहती है। ठीक है, तो बोलो बात समझ में आएगी नहीं आएगी? इतना नोट कर लो, फिर हम लोग प्रोजेक्टाइल से शुरुआत कर देते हैं। चलो हेडिंग डाल लीजिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। अब उसकी एनालिसिस करने पे हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हेडिंग डाल लो। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कोई बोलेगा तो
बोल दो क्या होता है? oblique projectile motion. Whenever any particle is projected with initial velocity u by making an angle theta from the x-axis, whenever any particle is projected with initial velocity u by making an angle theta from x-axis, then particle follow parabolic path and changes two dimensions simultaneously. This motion is called oblique projectile motion. This motion is called oblique projectile motion. ठीक है, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। खास बात क्या होगी बेटा यहाँ पे? खास बात सर ये होगी कि थीटा की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी है, ना ही 90 होनी है और ना ही 180 होनी है। इसके अलावा आप कुछ भी रखिए, ठीक है ना, क्योंकि देखो 180 हो जाएगा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन है, 0 में भी डाउन, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है, 90 कर दिया तो जस्ट 1 डायमेंशन हो गया। तो अगर इनके अलावा कुछ होगा तो हो जाएगा फिर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना, 30 40 कुछ भी होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही माना जाएगा। तो अब जरा हम लोग यहाँ पे फिगर बनाते हैं और इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन नंबर 1, अब क्या है एप्लीकेशन? सर इस पार्टिकल को अगर आपने यहाँ से फेंका तो आपका मोशन इस पार्टिकल का कैसा बनेगा? इस पार्टिकल का जो मोशन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। अगर आपने यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ले रखा है, ये वाई एक्सिस ले रखा है और यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि सर ये हमारा पार्टिकल u है बाई मेकिंग एंगल थीटा, तो इनिशियली आपने इसको जब प्रोजेक्ट किया हुआ है तो बेटा ये ऐसे पाथ फॉलो कर रहा है, देखो कर रहे हैं ना। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनिशियल हो जाएगा दैट इज़ ux नोन एज u cos थीटा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो ui हो जाएगा और ui की वैल्यू कितनी हो जाएगी? u sin थीटा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना कि सर देयर इज ए इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट u, तो देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेलोसिटी u cos थीटा which is responsible to move the particle along x axis and u sin theta is the component which is responsible to move the particle along y axis। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो अब हम लोग जब ये फिगर बनाएंगे तो यहाँ पे एक बात लिखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी हैव टू कंपोनेंट्स, वन कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पार्टिकल अलोंग x axis and vertical component is responsible to move the particle along y axis। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? एप्लीकेशन नंबर 1 में ये फिगर डालो और वहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखो। अच्छा, एप्लीकेशन नंबर 1 होगा क्या, ठीक है ना। एप्लीकेशन नंबर 1 होगा, उसमें लिखना है कि टू लोकेट द पार्टिकल आफ्टर टाइम t, मतलब ये कह सकते हो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ये ज़्यादा बेटर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द coordinates after time t। ये हम लोगों को करना है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इंक डालो यार एक में, इससे शुरुआत करो, वो रखिए, करो बेटा।
पॉइंट्स लिख लीजिए। क्या लिखोगे? इनिशियल वेलोसिटी हैव टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, वर्टिकल कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव द पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस। तो अब ये पॉइंट लिख लिया। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? सर इन दिस मोशन देयर इज एक्सेलरेशन, ठीक है ना, तो क्या लिखोगे? देयर इज अ वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट इन द पार्टिकल, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, बट देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं? सर देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, there is no horizontal acceleration, that's why ax is equal to 0. There is no horizontal acceleration. Next point है ये, there is no horizontal acceleration, so ax is equal to 0. अब जरा एक बात और सुनना बेटा, if there is no acceleration it means constant velocity, कांस्टेंट स्पीड। बोलो बेटा। तो यानी हम कह सकते हैं कि सर अगर हमारे पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, देन ईच एंड एवरी इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी, बोलो बेटा, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सर इफ देयर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0, इट मींस horizontal velocity remains constant throughout the motion। लिखो जल्दी से। horizontal component of velocity remains constant during throughout the motion। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर एक्सेलरेशन है ही नहीं, ना एक्सेलरेशन ना रिटार्डेशन, ना ही स्पीड को कोई बढ़ाने वाला है और ना ही स्पीड को कोई घटाने वाला है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि सर ऊपर की डायरेक्शन में क्या है। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ एक्सेलरेशन एक्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो लिख लो वर्टिकल एक्सेलरेशन एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। vertical acceleration act in downward direction just because of acceleration due to gravity। तो यहाँ से क्या खास बात आ जाएगी? सर ay की वैल्यू जो होगी वो लगेगी और वो -g लगेगी, ठीक है ना। तो अब अगर ऐसा हुआ बेटा तो काम कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना, काम कैसे करेंगे? सर देखिए इनिशियल कंपोनेंट कितना था? ये था ui, है ना। अब जरा सोचिए कि ओए लड़के इनिशियल स्पीड मैक्सिमम है, कोई नीचे खींच रहा है, तो धीरे धीरे आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आपका कंपोनेंट हाईएस्ट पॉइंट में आ जाएगा, vy जो होगा हाईएस्ट पॉइंट में वो हो जाएगा 0। और फिर जब 0 के बाद फिर से नीचे होगा तो नीचे से देखो ये बढ़ना शुरू कर देगा। बात समझ में नहीं आई? बात समझ में नहीं आई? इनिशियल वर्टिकल स्पीड थी सपोज 10 मीटर पर सेकेंड और डाउनवर्ड ये लग रहा था, तो 10 ऊपर था, यानी ऊपर जाने वाली ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी ना। तो देखो पहले था ज़्यादा, फिर हुआ कम, फिर और कम, हाईएस्ट पॉइंट में कितना हो गया, और अब लगातार कोई नीचे खींच ही रहा है, तो अब इस पार्टिकल को कहाँ आना पड़ेगा? तो धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या होने लगी? बढ़ने लगी। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिख लिया? वर्टिकल कंपोनेंट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये लिख लिया। सो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली गेट डिक्रीजेस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली गेट डिक्रीजेस at maximum height it becomes 0, at maximum height it becomes 0, initial velocity component
क्या लिखा था, वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनिशियली गेट डिक्रीजेस एट मैक्सिमम हाइट, इट बिकम 0, देन आफ्टर इट इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन. It increases in negative direction. तो बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? ओके. ठीक है. अब एक पॉइंट क्या लिख रहे हैं हम लोग? एक पॉइंट हम लोग ये लिखना चाहते हैं, both component of velocity factors does not depends each other. Next point लिखो, velocity components does not depends on each other. Velocity components does not depends on each other. ठीक है, तो ये हो गया. ओके. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सर ux चेंज हो तभी ui चेंज हो, ऐसा कोई यहां पे रिलेशन दिख नहीं रहा है. ux अपना काम कर रहा है, ui अपने आप चेंज हो रहा है. ठीक है ना, उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं. तो बोलो बात समझ में आई कि नहीं? एक्चुअली ये हेडिंग गलत पड़ गई, पहले इसमें पढ़ना चाहिए था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन. अब हमको एप्लीकेशन शुरुआत करनी थी, तो कोई बात नहीं, चलो जैसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन के, जो आपने यहाँ पे देख रखे हैं. अब हमारा मेन काम है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं. एप्लीकेशन यहाँ से शुरुआत है, तो अगर आपको लगे कि उसे वहाँ पे कट करना चाहिए तो हेडिंग आप कट कर सकते हैं. ठीक है, हेडिंग आप वहाँ पे कट कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे. अब हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे. अब ये है एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम t. तो बेटा ध्यान से सुनना. सपोज t is equal to 0, you throw a ball such that it follow this path ये. ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे? ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा u cos थीटा. ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? u sin थीटा. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. लेट t इज इक्वल टू 0, यू थ्रो द बॉल. आफ्टर टाइम t हमने ये जूम कर लिया कि सपोज वो पार्टिकल यहां रहेगा x, y कोऑर्डिनेट में, तो हमको ये निकालना है. ठीक है ना. तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से बॉल को फेंकना शुरू किया. अब कहोगे सर आपके फेंकने के जस्ट 2 सेकंड बाद जरा पार्टिकल की लोकेशन मुझे बता दीजिए, तो वो हम लोग यहाँ पे x, y निकालेंगे. ठीक है ना. बोलो बेटा समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग कैसे करेंगे, जरा ध्यान से सुनना बेटा. अब हम ये देखेंगे सर ये t इज इक्वल टू 0 में ये था 0,0, यानी पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस्ड हुआ कितना? पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेस्ड हुआ x और वर्टिकल डिस्प्लेस्ड हुआ कितना? y. तो हम लोग लिखेंगे फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कि अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे कितना होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे? फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. अब जरा देखो बेटा कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका? x. हॉरिजॉन्टल इनिशियल स्पीड कितनी थी? u cos थीटा. और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है? 0. टाइम कितना लगना है? t. जरा बताना इससे कौन सी रिलेशन लगाया जा सकता है एक मोशन की? सेकेंड इक्वेशन. तो हम लोग लिखेंगे अप्लाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस. तो एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग ये लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर. ए एक्स तो 0 है तो ये टर्म हो गया 0,
ये हो जाएगा x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। देखो बेटा x कंपोनेंट आ गया आपका, आया नहीं आया? यानी आपको u पता है, थीटा पता है, टाइम की वैल्यू चेंज होती जाएगी, x निकल के आता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर वर्टिकल कंपोनेंट। फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें सर ये कैसे होगा? तो वर्टिकल कंपोनेंट में जरा देखो बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, y है ना, फिर है ए वाई की वैल्यू माइनस जी, और इनिशियल वेलोसिटी है u साइन थीटा, टाइम कितना लगा t। तो अप्लाई वही चीज सेकेंड इक्वेशन अलोंग y एक्सिस में करना है। जैसे ही लगाओगे क्या होगा, एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। जैसे ही करोगे तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बोलो बच्चे, तो ये आया कि नहीं आया? अब आपको t की वैल्यू पुट करते जाओगे तो क्या मिलेगा, y कंपोनेंट मिलता जाएगा। किसी ने कहा कि सर मान लो किसी ने टाइम नहीं दिया और उसने कहा कि जहां से तुम बॉल को फेंक रहे हो उससे 5 मीटर की दूरी में पार्टिकल की हाइट कितनी थी। मतलब वो क्या कहना चाहता है, वो अब चाहता है कि एक ऐसी इक्वेशन आप डिराइव करिए कि x चेंज होने के साथ साथ y चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बोलो बच्चे, x चेंज होने के साथ साथ y चेंज हो रहा है, तो आप ऐसी रिलेशन डिराइव करें जिसमें x और y हो, टाइम का कोई लेना देना ना हो। ठीक है ना। तो अगर ऐसी बात आती है कि सर हमको ऐसा कुछ चाहिए कि y और x में रिलेशन चाहिए, t ना हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकेंड। तो हम चाहते हैं कि सर y और x में रिलेशन हो, टाइम हमारे बीच में ना आए। कोई अगर बॉल यहाँ से फेंक रहा है तो उसको ये बोला जाए कि जहाँ से तुम फेंक रहे हो वहाँ से 10 मीटर की दूरी में पार्टिकल की हाइट कितनी है। तो अगर ऐसा कुछ निकालने को आ जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे काम क्या करने वाला हूँ, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उससे आप क्या करोगे, t की वैल्यू निकालोगे, कितना आ जाएगा, x अपॉन यू cos थीटा, है ना, एंड पुट दिस इक्वेशन, एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम t इन इक्वेशन सेकेंड। जैसे ही बेटा आप रखोगे जानते हो क्या होगा, y इज इक्वल टू यू साइन थीटा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हुआ, u से u कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द रिलेशन। ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब ट्रेजेक्ट्री क्या होता है कि उस पाथ को जो डिनोट करे। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, ये पैराबोलिक पाथ है कि नहीं, क्योंकि y और x स्क्वायर का रिलेशन है कि नहीं है। तो पैराबोलिक में क्या होता है, y x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो यहाँ पे है, ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन जो आई है यही शो करती है, अगर कभी आ जाए तुमको कि शो दैट प्रोजेक्टाइल मोशन में जो पाथ होता है वो पैराबोलिक होता है, तो आप सीधे यही इक्वेशन डिराइव कर देना, ठीक है ना, और कहना कि दिस इज द रिलेशन ऑफ पैराबोलिक, ठीक है ना। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आप आ रहा है तो आप कह सकते हो कि ये कैसा रिलेशन शो करेगा, पैराबोलिक रिलेशन शो करेगा, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब बस आप क्या करेंगे, थीटा आपको पता है, u आपको पता है, x की वैल्यू चेंज करते जाओगे, y की वैल्यू निकल के नहीं समझ में आया, आया ना, ठीक है। एक बार और बताना है क्या, हो जाएगा सभी को। कितने लोगों को आया, हाथ उठाओ, कितने को नहीं आया, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। चलो एक न्यूमेरिकल देता हूँ इससे रिलेटेड। एक इक्वेशन दिए तो लिखा हुआ है द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ अ पैराबोलिक पाथ।
trajectory equation of a parabolic path given y is equal to root 3x minus 20x square. Then find the initial velocity vector by which ball is projected. ये है क्वेश्चन। मतलब आपको स्पीड और वो थीटा एंगल निकालना है जिससे बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। चलो देखो भाई, इसमें आ रहा है कैसे करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। बेटा सॉल्यूशन देखो, ऑन कंपेयरिंग विथ y is equal to x tan theta minus half g x square u square cos square theta। जैसे ही कंपेयर करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, मतलब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू ही रूट 3 होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सर यहाँ पे, तो जब किसको कंपेयर करोगे, g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है। तो बेटा आप कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखो 10 से ये चला जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू 4 आ रहा है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिवर्स कर दूंगा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 60 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो यहाँ से आ जाएगा यू स्क्वायर की वैल्यू तो 1 आ रही है ना, तो u की वैल्यू कितनी आ गई, अब बताओ। तो u स्क्वायर है तो 1 का अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो, क्यूब करो चाहे 1 की पावर 100 कर दो। तुमने कॉस स्क्वायर नहीं किया था, क्यों नहीं किया था, चलो मन नहीं था, अब मन हो गया। तो u आया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जल्दी करिए, और दांत जबरदस्ती निकालना बंद करो। नोट कर लीजिए इसको। एप्लीकेशन नंबर 2, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। एप्लीकेशन नंबर 2, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, तो जब ये करने जाएंगे तो कैसे होगा, ध्यान सुनना बच्चे। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है ऐसे। ठीक है बेटा, आपने क्या किया सर, ये इनिशियल देखो स्पीड u थी, मेकिंग एंगल थीटा था, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा ui, जो कि हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, हमको ये बताना है कि सर आफ्टर टाइम t, सपोज उस समय मेरा पार्टिकल यहाँ पे था, तो उस समय उसकी जो इस वेलोसिटी थी वो ये थी, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक होगा ये vx और एक होगा ये vy। और इस समय वेलोसिटी ने कितना एंगल बनाया होगा, सपोज अल्फा, क्योंकि ये अल्फा भी लगातार चेंज हो रहा होगा। ठीक है ना, और सबको पता है कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड देयर इज नो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल मोशन।
आई बात समझ में? तो हम लोग क्या कह चाहिए सर, हमें ये ux पता है, uy पता है, ax पता है, ay पता है, t पता है, तो क्या हम लोग vx और vy नहीं निकाल सकते हैं? और जिस दिन vx और vi आ गया दोनों का अंडर रूट कर देंगे तो यहाँ पे v आ जाएगा। ठीक है, तो वही काम अब हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फॉर x एक्सिस कंपोनेंट, ठीक है ना, फॉर x कंपोनेंट की बात करते हैं, फॉर x कंपोनेंट। तो कैसे करेंगे फॉर x कंपोनेंट में? तो बेटा इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, ax है 0, vx निकालना है और टाइम है t। कौन सी इक्वेशन लगेगी बोलो यार? कौन? अबे गधे, टाइम है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, अलोंग x एक्सिस। तो क्या हो जाएगा vx ux ax t, ax 0 तो vx किसके बराबर? मतलब क्या कहना चाहता है ये? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। बोलो बच्चे, हर इंस्टेंट में क्या आ रहा है? और मैंने आपको पहले भी बताया था ना। अब चाहे ये चीज यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो या फिर यहां ले लो, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम। हॉरिजॉन्टल of velocity does not depends on time। ठीक है, ये हो गया। चलो अब बात करते हैं सर वर्टिकल कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर y कंपोनेंट, यानी फॉर वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट। क्या हो जाएगा सर? y जो है वो है u साइन थीटा, ay जो है वो है माइनस जी, uy और क्या है vy हमको चाहिए और टाइम है t। कौन सी इक्वेशन लगेगी? बाई फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ही लगेगा देखते हुए, और कुछ तो गिवन है नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा vy इज इक्वल टू uay इंटू टी। तो vy की वैल्यू आ जाएगी u साइन थीटा माइनस जी टी। देखो बच्चे ये आएगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट एट दैट इंस्टेंट, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो सबको पता है बेटा कि अगर एक vx इधर है और vy इधर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट v होगा, और जो कि जाएगा कितना? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी वो हो जाएगी, अगर आप वेक्टर के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो ये लिख लो vxi vyj। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर। तो यानी अंडर रूट क्या आ जाएगा? u cos थीटा का स्क्वायर u साइन थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सर हमें डायरेक्शन भी लगे हाथ पता चल जाए, है ना, डायरेक्शन ये अल्फा एंगल पता चल जाए, तो फॉर एंगल अल्फा, फॉर एंगल अल्फा, तो सबको पता है tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन u कॉस थीटा। बोलो आया नहीं है? फिर से एक बार बता दूं, फिर से एक बार देख लो बेटा। किया कैसे? यहां से आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया था, आफ्टर टाइम टी पार्टिकल की देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, सब जगह चेंज हो रहा है ना। तो किसी इंस्टेंट में उससे पूछा कि जब आपने बॉल को प्रोजेक्ट किया तो 10 सेकंड बाद आपका वेलोसिटी कितना हो गया। ठीक है, वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन।
ठीक। तो बेटा हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे आ गया पार्टिकल, अब यहाँ 10 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो Vx कैलकुलेट किया, t की वैल्यू हमें पता है, Ax की वैल्यू हमें 0 पता है, ये है, फर्स्ट इक्वेशन लगाया, यहाँ पे आ गया, Vx आ जाएगा। सिमिलरली Vy चाहिए, Vy आ गया। अब दो वेक्टर्स कंपोनेंट हमको पता है, ये और ये पता है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी वेक्टर, ये है, मैग्नीट्यूड यहाँ से आएगा, एंगल क्या होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। देखो आ गया, नोट कर लो जल्दी से। तो आज के लिए इतना ही रहेगा।